हेलो एवरीवन। मैं आज आपको सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ। क्लास 12th यूपी बोर्ड 2025-26 के लिए है ये। कल मैं इसके पहले वाले वीडियो में भौतिक विज्ञान का लाया था और इसमें सामान्य हिंदी का लाया हूँ। हिंदी का नहीं है, सामान्य हिंदी का है, ये ध्यान रखना। 100 नंबर का पेपर होता है। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। नंबर 2 पॉइंट, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। तो नंबर पहला प्रश्न 2 हैं, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न में 5 हैं, फिर दूसरे प्रश्न में 5 हैं, सभी एक एक नंबर के हैं। ये बहुविकल्पी हैं ये। तो पहला प्रश्न करते हैं कि आपको दिख ही रहा होगा कि ये देखो, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है पूछ रहा है। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व लेखक नहीं है, मतलब कि भारतेंदु युग पूर्व लेखक नहीं है इसमें। तो कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दे रहे होंगे। नंबर 1 है लक्ष्मण सिंह, नंबर 2 शिव प्रसाद सितारे हिंद, नंबर 3 इंसाअल्लाह खान, नंबर 4 श्रीधर पाठक। लक्ष्मण सिंह भी हैं, राजा शिवचंद्र सितारे हिंद भी हैं, मुंशी इंसाअल्लाह खां भी हैं। तो हमारा आंसर चौथा सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक नहीं है। ठीक है, श्रीधर पाठक नहीं है। ये देखो, श्रीधर पाठक नहीं है, ये वाला है नंबर 4। नंबर 4 श्रीधर पाठक नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला देखते हैं हम कि अगला देखते हैं कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। पहला मौलिक उपन्यास, आप लोग पहला सब कुछ याद कर लेना। पहली कहानी, पहला मौलिक उपन्यास, पहला नाटक, पहला सब कुछ याद कर लेना। इसमें देखो कौन नंबर खा क्या है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, आप लोगों का पता होगा कि परीक्षा गुरु है। कौन सा है? परीक्षा गुरु। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन, नंबर 4 तितली। तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। नंबर ग प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं, कौन है? नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 2 मोहन राकेश, नंबर 3 गोविंद वल्लभ पंत, नंबर 4 विष्णु प्रभाकर। तो कौन है इसमें? तो इसमें सही होगा गोविंद वल्लभ पंत। नंबर तीसरा सही हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। तो फिर मैं नंबर घ देखता हूँ कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। आलोचना के संबंध में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं, कौन है? मिश्रबंधु, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो इसमें होंगे नंबर 3। आपको पता ही होगा ये सब प्रश्न, मैं बता दे रहा हूँ, रामचंद्र शुक्ल। ये क्लास 12th के लिए मॉडल पेपर है जो 2025-26 में काम देगा आपको। रामचंद्र शुक्ल हैं, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय रामचंद्र शुक्ल हैं। नंबर अंक देखते हैं हम कि
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया? किसका संपादन किया? हिंदी प्रदीप, नंबर 2 प्रथा, नंबर 3 आनंद कादम्बिनी, नंबर 4 सरस्वती। तो इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तीसरा आनंद कादम्बिनी, इसमें तीसरा सही हो जाएगा। आनंद कादम्बिनी सही हो जाएगा। कादम्बिनी सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें प्रश्न दूसरा है, दूसरे का प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद की विशेषता क्या है? प्राकृतिक वर्णन, नवीनता के प्रति आग्रह, अतिशय भावुकता, विद्रोह व क्रांति। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें हो जाएगा नवीनता के प्रति आग्रह। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नंबर 2 नवीनता के प्रति आग्रह। ठीक। उसके बाद नंबर है, किस युग को नंबर क्या है? नंबर क्या है? किस युग को जागरण सुधारक काल कहा जाता है? किस युग को जागरण सुधारक काल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट में बताओ। मैं 2 प्रश्न आपको छोड़ देंगे, आप लोग कमेंट में बताना क्या होगा। किस युग को जागरण सुधारक काल कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। 4 ऑप्शन है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। तो इसमें होगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? आप लोग कमेंट में बताना। किसके नाम पर पड़ा है ये युग का नाम? आप लोग कमेंट में बताना। उसके बाद नंबर देखते हैं। नंबर है, निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। नहीं, आप लोग ज़्यादातर नहीं में ध्यान रखना जब पेपर देने जाना। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो आप लोग बताइए कौन सा है कमेंट में। तो नंबर 1 है नागार्जुन, नंबर 2 है चित्रलोचन, नंबर 3 है केदारनाथ अग्रवाल, नंबर 4 है नेमीचंद जैन। तो कौन सा सही है? तो इसमें सही हो जाएगा नेमीचंद जैन। कौन सा? चौथा नंबर सही हो जाएगा नेमीचंद जैन। नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा नेमीचंद जैन। ठीक है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो नंबर 1 भारतेंद्र युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 छायावाद युग, नंबर 4 प्रगतिवाद। तो आप लोग बताओ किस युग के हैं? तो इसमें ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा द्विवेदी युग। नंबर 2 द्विवेदी युग, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद नंबर अंगा आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताना। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? तो आप लोग कमेंट में बताना इसको। मैं ये जितने प्रश्न हैं बहुकल्पी, मैं इसके आंसर नीचे मतलब इसमें लगा दिया हूँ, तो आप लोग देख लेना। मैं दिखाने जा रहा हूँ।
आप लोग देख लेना, ठीक है। जो इसमें वो लगे हैं बहुविकल्पी, मैं उसके प्रश्न दिखाने मतलब उत्तर दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो, नंबर पहला, निम्नलिखित में से भारतीय जो पूर्व का लेखक नहीं है। नहीं है, देखो मैं वहाँ ऊपर बताया हूँ ना, तो उसके आंसर मैंने नीचे लगा दिया। ये देखो श्रीधर पाठक जी हैं, श्रीधर पाठक नहीं है, ठीक है ना। पूरा संक्षेप में मैंने बता दिया है, तो आप लोग देख लेना, ठीक। नंबर दूसरा, ये देखो, नंबर दूसरे का आंसर है खा का, कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा को, ये देखो है। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं, कौन है? गोविंद वल्लभ, ये देखो दिखा दिया मैंने। उसके बाद नंबर घ, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं रामचंद्र शुक्ल। आप लोग रामचंद्र शुक्ल की 2 रचनाओं के नाम बताना, ठीक है। कमेंट में 2 रचनाओं के नाम बताना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया। इनके भी जितने लेखक हैं, कमेंट में उनकी 5 रचनाओं के नाम बताना, जो विख्यात रचनाएं हैं, ठीक। ये वाला है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा शुरू होता है, प्रयोगवाद की विशेषता है नवीनता के प्रति आग्रह, मैंने बताया था। ये देखो लिखा है, आप लोग देख लेना। ये देखो नंबर घ, मैथिली शरण गुप्त की 2 महाकाव्य के नाम बताना, ठीक है। 2 महाकाव्य के नाम बताना। ये देखो, और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं दे रहा हूँ कि लेखकों का जीवन परिचय नहीं याद करना है। लेखकों का जीवन परिचय नहीं आता है, साहित्यिक परिचय आता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। मैं अभी आगे दिखाता हूँ। पहले ये वाला प्रश्न देखो, ये देखो 10 नंबर के हैं ये, व्याख्यायी है। ये देखो व्याख्यायी है ऊपर, ये देखो देखा, हाँ व्याख्यायी है। इसको भी देख लो और अपने आप व्याख्या निकालना। ये देखो काव्य में भी व्याख्या आएंगी, 2 व्याख्या आएंगी, 2 में एक करना रहेगा। ये देखो आई है, तुम मांसहीन, ये किस लेसन से आप लोग बताना, ठीक है ना। मैं इसको बता दे रहा हूँ, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, मैं इसको बता दे रहा हूँ किस लेसन का है और किसने लिखा है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। तो ये है तुम्हारे, कौन सा पाठ है? हाँ ये है आपका, हाँ तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सुमित्रा, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सॉरी, ये पात्र लिख दिया है। इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। हाँ, और ये भी बता दे रहा हूँ कि ये बापू के प्रति से है। सुमित्रा नंदन पंत जी बापू को, मतलब कि बापू को बता रहे हैं कि हे बापू, तुम मांसहीन, न तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे शरीर में न मांस है न रक्त है, और ना ही अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ हैं। सिर्फ नहीं, तुम हे बापू, आपके अंदर न मांस है न रक्त है,
सिर्फ और सिर्फ अस्थि मतलब कि अस्थि मतलब हड्डियाँ, सिर्फ हड्डियाँ हैं। हे बापू, तुमको देखकर ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर हड्डियाँ भी नहीं हैं। ठीक है, ये है बापू के प्रति, बापू के प्रति है। ठीक है ना, सुमित्रानंद पंत का ये है बापू के प्रति। तो आप लोग देख लेना, मैं कहूँ तो सब बता दूं, लेकिन आप लोग भी इसको देख लेना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, देख लेना इसको। इसमें प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखोगे? संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी, लिखना तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड के, हिंदी के पद्यखंड के बापू के प्रति, जिस नहीं इस ये नहीं है, बापू के प्रति नहीं लिखना। पहले पहले जिस देखना नीचे क्या लिखा है, हमको लगता है कुछ लिखा है, ध्यान नहीं आ रही थी समय, लेकिन है वो, देख लेना नीचे पहले जो महाकाव्य कुछ है, महाकाव्य, इससे बापू के प्रति से उस, हाँ, बापू के प्रति से लिया गया है। इसके रचयिता, इसमें लेखक में मतलब जो कविताएं होती है इसमें रचयिता चलता है, और जो वो होते हैं गद्य मतलब कि कहानी, जो गद्य होते हैं उसमें गद्य में चलता है लेखक, लेखक। ठीक है ना। हाँ, तो पद में डालना सुमित्रानंदन पंत जी के उससे लिया, नहीं, इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो आया सावधान मनुष्य, ये देखो आया है, इसको आप लोग बताओ। ये वाला काव्य आप लोग कमेंट में बताना किस लेसन से लिया गया, इसके रचयिता कौन है। ठीक है, आप लोग बताना। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखता हूँ। प्रश्न नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय। ये देखो बता रहा था ना मैं कि जीवन परिचय नहीं, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय मतलब कि उनकी साहित्य में उपलब्धियां क्या थीं, साहित्य में योगदान क्या थे, पूरा पढ़ लेना। साहित्यिक परिचय पूछ रहा है, ये देखो साहित्यिक परिचय पूछ रहा है ना, साहित्यिक परिचय देना है। जीवन परिचय जो है उसको संक्षेप में लिख देना, लिख देना पहले उनका, लिख देना नाम, नाम के बाद, हाँ, तो जीवन परिचय कैसे डाला जाता है मैं जीवन परिचय भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर। मतलब कि जीवन परिचय अगर लिखना है तो कैसे, पहले मैं इसका बता रहा हूँ। ठीक है ना, जीवन परिचय लिख देना तुम। पहले नाम, मृत्यु, जन्म, जन्म के बाद पिता का नाम, पिता का नाम है तो लिखना, नहीं तुम्हारी कॉपी में ना दिया, ना लिखना पिता का नाम, माता का नाम भी नहीं लिखना। उसके बाद जन्म हो गया, नाम हो गया, सॉरी इस तरह नहीं है, मैं शुरू से बता रहा हूँ। पहले नाम लिखना होता है, नाम तो पता ही होगा। फिर उसके बाद जन्म, जन्म के बाद फिर स्थान, स्थान, स्थान के बाद फिर उसके बाद फिर गांव, जन्म जहाँ हुआ, स्थान तो हो गया, वो गांव स्थान में ही आ जाएगा। उसके बाद फिर मृत्यु, मृत्यु, उसके बाद भाषा, शैली, शैली, और भी देख लेना, और भी लिख देना। उसके बाद साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय जैसे जीवन परिचय लिखते हो उसी तरह साहित्यिक परिचय लिखना, मतलब कि संक्षेप में नहीं लिखना, उसको विस्तार से लिखना, तभी 80 नंबर पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं पाओगे।
तो ये देखो हरिशंकर परसाई का आया है और प्रोफेसर जी रेड्डी का आया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आया है। मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ, कौन से याद कर लेना, उसमें फंस जाएगा। सामान्य हिंदी में हमको लगता है, हाँ सामान्य हिंदी में 6 लेसन है, पद्य में नहीं है, गद्य में है 6 लेसन। 6 में आप लोगों को याद करना होगा कितने, 3। शुरू के 3 याद कर लो, ठीक है ना। शुरू के मतलब शुरुआत के 3 याद कर लो, 3 लेसन के मतलब कि साहित्यिक परिचय याद कर लो, ठीक है ना। 3 लेसन के साहित्यिक परिचय याद कर लो, उसमें आ जाएंगे, उसमें एक फंस जाएगा, लेकिन पूरे ना याद करो। 6 हैं तो 6 में 3 याद करो, ठीक है, 6 में 3 याद करो। और जैसे पद में भी उसी तरह साहित्यिक परिचय देना होता है, तो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद आज्ञाएँ, तो इसमें है कितने, इसमें है 7। आपके इसमें कितने हैं, 7 हैं, इसमें 7 हैं। 7 में आप सिर्फ 4 याद करने, एकदम शुरुआत की 4 याद कर लेना, आपके उसमें फंस जाएंगे। चाहे एक ही फंसे लेकिन फंस जाएगा आपका, 4 में याद करोगे तो फंस जाएगा, ये 100% फंसेगा उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखो पंचलाइट आया है, पंचलाइट आया है, ठीक है ना। पंचलाइट भी याद कर पढ़ लेना। कहानी है, इसको कहानी पढ़ी जाती है, याद नहीं की जाती, मतलब पढ़ के जाया जाता है। लाटी बहादुर आया है, ये देखो अथवा करके लिखा है, या फिर पंचलाइट का लिखा है, तो लाटी बहादुर का कहानी का संक्षिप्त कीजिए, समीक्षा कीजिए, सॉरी। नंबर 7 अपहृत गद्यांश, आपको आपके ज़िले में जो चलता हो, रायबरेली ज़िले में तो ये श्रवण कुमार चलता है, रायबरेली ज़िले में। तो मैं रायबरेली ज़िले को बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं रायबरेली ज़िले में रहता हूँ ना, तो मेरा भी अब तक इंटर है। तो आप लोग इसमें 2 आएंगे, ये देखो, या तो फिर ये लिख लेना, ये 2 आएंगे, या तो फिर चरित्र चित्रण याद कर लो, नहीं तो ये वाला। तो मैं अब तक बता दे रहा हूँ कौन सा आएगा। अगली बार रायबरेली में दशरथ का चरित्र चित्रण आया था, तो इस बार दशरथ को कम मतलब कि वो देखकर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण याद कर लेना। श्रवण कुमार का ज़रूर से ज़रूर याद करना, हमको लगता है अब तो ये हमारे हिसाब से आ सकता है ये, क्योंकि अगली बार दशरथ का आया था, तो इस बार इनका आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये हर ज़िले के अलग अलग हैं, ये दूसरे ज़िले का, ये दूसरे का है, ये दूसरे ज़िले का, ये दूसरे ज़िले। आप लोग कमेंट में बताना कि किस ज़िले में कौन सा आता है, ठीक है ना, कौन सा पढ़ाया जाता है किस ज़िले में, आप लोग बताना खंड का। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8, यह है संस्कृत का, ठीक है ना, यह है संस्कृत का। ये देखो संदर्भ सहित व्याख्या अनुवाद कीजिए, संस्कृत में अनुवाद है, उसमें व्याख्या, सॉरी ये करो, ये करो, नहीं तो ये वाला करो, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो जिसमें लिखा है संस्कृतस्य साहित्य संसार नहीं सरसम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम, और नीचे लिखा है बुद्ध युगे इमे सिद्धांता। तो इसको भी याद कर, मतलब कि ये तो लिखा है, मतलब कि स्कूल में लिखाया जाता है, इसको सिर्फ याद कर लेना। उसके बाद ये संस्कृत का, ये देखो काव्य आया है संस्कृत, मतलब कि उसके संस्कृत के बीच में रहते हैं, ये काव्य से निकाल लिया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगन न करना। तो इसमें देख लेना, ये देखो मुहावरे भी याद कर लेना, यही नहीं कि ये 2 4 ही याद करो,
ये 4 ही नहीं, अपने हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। मुहावरे उससे कहते हैं जिसमें आखिरी में ना आता है, ना। जो ना आया है ना, ये मुहावरे हैं। मुहावरे के अंत में ना आता है, अधिकतर में ना आता है, ज़्यादा से ज़्यादा अंत में ना आता है। पेपर में नहीं, मतलब कि मुहावरा जो होता है उसमें आखिरी में ना आता है। लोकोक्तियाँ अलग होती हैं, मुहावरे अलग होते हैं। उसके बाद अपठित गद्यांश, तुम्हारे में अपठित गद्यांश आएगा, पद्यांश भी आ सकता है, लेकिन अपठित गद्यांश आएगा ज़रूर। वो मतलब कि तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें माइंड चेक किया है, मतलब माइंड के लिए देखते हैं कितना मतलब कर सकता है कि नहीं, इंटर में पहुँचा है अथवा करके दिए हैं, दो दिए हैं, जो मन हो वो करना। अपठित है, तुमको पढ़ाया नहीं जाएगा, मतलब कि पढ़ाया तो सब जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं तुम्हारी बुक से ना दें, तुम्हारी बुक में ना हो, ये दूसरे अंतन से दे दें, कैसे भी उठा सकते। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो अभिराम, अविराम, ये देखो, है ना। अभिराम, अविराम का मतलब कि सही मतलब वो दो। अभी अब अविराम और अभिराम में क्या होता है? हाँ, तो इसका होगा पहला, ठीक है ना। अविराम मतलब कि लगातार, अविराम मतलब कि कोई विराम नहीं, लगातार। और अभिराम मतलब सुंदर, ठीक है ना। उसके बाद मतलब कि ऑप्शन में दिए दे रहा हूँ, लगातार, सुंदर, नंबर 2 किया हुआ, पूर्ण, नंबर 3 सहारा, कोमल, नंबर 4 कुरूप, लगातार। नहीं, तो नंबर पहला होगा लगातार, सुंदर। नंबर दूसरे में है भवन, भुवन में कौन सा सही है? तो भवन, भुवन में है, नंबर 1 है घर, संसार, नंबर दूसरा है ग्रह, आकाश, नंबर 3 इसी का है यहाँ पर, ये देखो इसी का आगे का है, नंबर 3 सदन, हिस्सा, नंबर 4 संसार, जंगल, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कौन सा होगा। ये हमको लगता है पहला सही हो जाएगा, भवन मतलब घर, भुवन मतलब संसार, ठीक है, यही होगा। भू ये होगा, नहीं तो देख लेना, इसको मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। वायु के 2 अर्थ लिखना हो लिखो, नहीं तो मित्र के 2 अर्थ लिखो, नहीं तो राजा के 2 अर्थ लिखो, लक्ष्य के 2 अर्थ लिखो। उसके बाद नंबर ग है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें। कम बोलने वाला, ऑप्शन नंबर 1 कंजूस, अकिंचन, मितभाषी, मुमुक्षु, ठीक। उसके बाद नंबर 2 है, आप लोग कमेंट में बताते जाना इनका अर्थ है, मैं तो बता ही दूँ, लेकिन आप लोग कमेंट में बताना। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, गुलाब, फूल, पंकज, सुमन, इसको आप लोग बताना, ठीक है ना, इसको ज़रूर बताना हमको। जो कीचड़ में उत्पन्न होता है, इसमें पर्यायवाची दे दिया है, जो कीचड़ में उगता है उसका पर्यायवाची दिया है इसमें, ठीक है ना। तो उसके बाद नंबर घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, तुम मेरे तुम मेरे को पुस्तक दे दो, हम पहाड़ में सैर करने गए थे। तो इसमें देखो, ये जो चौथा है ना, गलत तो सब है, इसको शुद्ध करके लिखना होगा चारों को, लेकिन मैं चौथे को भी बता दे रहा हूँ कि ये जो है में है, इस यहाँ होगा पर। मैं पहाड़ पर सैर करने गया था, मैं पहाड़ में मतलब अंदर, पहाड़ के अंदर थोड़ा नहीं, ऊपर। तो
तुम मेरे को किताब दो, तुम मुझे किताब दो, हमें किताब दो। देख लेना। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। अध्यापक ने मुझसे निबंध लिखवाया। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। लिखाया नहीं, लिखवाया। आज मेरा बड़ा भाई आ गया। आज मेरा बड़ा भाई आया। आया नहीं, इसको देख लेना। 12, यहाँ पर देख लो। ये मिलेगा करुणा। यहाँ पर क्या लिखा है? करुणा शांत रस स्थायी भाव के साथ परिभाषा लिखना है, उदाहरण भी लिखना है। आप लोग याद कर लेना। उपमा रूपक, ये देखो, उपमा रूपक अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। अथवा लिखा है ना यहाँ पर, या फिर लक्षण लिखो या फिर उदाहरण लिखो। अथवा लिखा है ना, अथवा को ध्यान रखना, ठीक है ना। आपका ही फायदा रहेगा, समय बच जाएगा। मतलब नहीं तो दोनों करोगे तो फिर थोड़ा 1 तो मिनट जाएगा ही। चौपाई अथवा दोहा, इसमें अथवा लिखा है ना, तो या फिर चौपाई लिखो या तो दोहा लिखो। दोहा छंद का मात्रिक सहित लक्षण तथा, यहाँ पर अथवा नहीं लिखा, यहाँ तथा लिखा क्योंकि यहाँ पर अथवा लिख गया है। तो उदाहरण दीजिए। यहाँ पर भी करुण, यहाँ पर भी देखो ऊपर सबसे 12 प्रश्न नंबर, करुण रस शांत रस, बीच में अथवा है। या फिर शांत रस का लिखो या फिर करुण रस का लिखो। नंबर 2 उत्तर 13, उत्तर मध्य रेलवे के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। 250 अक्षरों का होना चाहिए, ये देखो। उसके बाद मैं आखिरी प्रश्न देख रहा हूँ कि उसके बाद हम लोग देख लेंगे। अथवा लिखा है अपने जन्मदिन पर पत्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। उसके बाद नंबर 13 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध। अपने भाषा से किताब से जो याद कि उस किताब की भाषा शैली में नहीं लिखना, अपने भाषा शैली में लिखना। आपको सिर्फ हेडिंग देख लेना है एक बार किताब में, नहीं तो अपने आप ही हेडिंग बना लेना। जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे लिखा है, पहले क्या लिखा है? आतंक की समस्या एवं कारण और निवारण। तो इसमें ही हेडिंग मिल गई। देखो तुमको कौन सी हेडिंग है? पहली हेडिंग है, देखो पहली हेडिंग क्या है? समस्या है ना, समस्या। समस्या देखो, ये देखो लिखा है ना समस्या, पहली हेडिंग मिल गई। लिखने ना आतंक की समस्या। उसके बाद आतंक की समस्या, देखो थोड़ा तुमको बताता हूँ। समस्या नंबर दूसरा, कारण, आतंक का कारण। नंबर तीसरा, कुछ और देखना हो, है ना। फिर निवारण, निवारण, सॉरी, ये निवारण बता रहा हूँ, वो निवारण, ठीक है ना। उसके बाद निवारण के बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर? निवारण के बाद ये तो बीच की हेडिंग है, ये तो बीच की हेडिंग है। तुमको सबसे पहली हेडिंग क्या याद करनी होगी? आपको याद करना होगा ये 2 हेडिंग सिर्फ। प्रस्तावना, ठीक है ना। फिर दूसरी हेडिंग समस्या। नंबर तीसरी क्या है? नंबर तीसरी है कारण। नंबर चौथी निवारण, है ना। नंबर पाँचवी, पाँचवी क्या है? कमेंट में बताओ, हम बता रहा हूँ। उपसंहार, उपसंहार, उपसंहार होता है। उपसंहार, ठीक है ना। उपसंहार होता है।
तो आपको पहली हेडिंग याद करनी होगी। ये जो प्रस्तावना लिखा है, ये हेडिंग और ये हेडिंग, ये दो आपके लिए इम्पोर्टेंट है निबंध के लिए। ये दो हेडिंग याद करनी होगी। और इसमें भी बता दे रहा हूँ मैं, दूसरे में मैं बता रहा हूँ, जैसे किस बताओ, देश की बेरोजगारी की समस्या, देखो एक हेडिंग मिल गई, देश की बेरोजगारी की समस्या, ये देखो इसमें मिल गई। भूमिका देखो इसमें भी मिल गई, भूमिका क्या है। और पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता, आवश्यकता देखो एक हेडिंग इसमें। तुमको दो हेडिंग याद करनी होगी। दो हेडिंग कौन सी है? रुको छोटा छोटा लिख दी आ जाए, ताकि प्रस्तावना उपसंहार, ठीक है ना। ये दो हेडिंग आपको निबंध के लिए याद करनी होगी। इसको नंबर 1 पे लिखते हैं, इसको लिखते हैं अंत में, जब हमारा ख़त्म हो जाए उसको अंत में लिखते हैं, अंत में लिखते हैं, ठीक है ना, अंत में लिखते हैं, ठीक है। आपको निबंध याद करने होंगे 4-5 याद करने होंगे। उसके बाद समाप्त हो गया मेरा ये देखो, ये देखो, ये थे हमारे ये प्रश्न। लेकिन आपको एक मतलब कि महत्वपूर्ण सूचना बताई दे रहा हूँ कि कोई भी अगर जो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लेगा, अगर नए हो तो वीडियो तो करना, और पुराने हो सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना, ओके। हाँ, उसके बाद लाइक कर देना, मतलब वीडियो अगर जो आपको पसंद आए लाइक करना, नए तो नहीं करना, मैं लाइक करने को नहीं कह रहा हूँ, नए तो फिर पसंद वर्सन नहीं करना, ठीक है ना, लाइक नहीं करना। उसके बाद अगर कुछ भी डाउट हो, मतलब कि कोई और वीडियो चाहते हो, हमारे पहले यूट्यूब पे देख लेना कैसी वीडियो बने, कोई और चाहते हो वीडियो तो कमेंट में बताना, मैं उसका मॉडल पेपर लेकर आ जाऊँगा। आज कोई पेपर का मॉडल पेपर चाहते हो तो मैं मॉडल पेपर लेकर आ जाऊँगा, ओके। बस इतनी ये जानकारी थी मेरी, इतनी चीज़ कर लेना आप। अगर जो मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो तो कर लोगे, नहीं हो तो भाई नहीं करना। और हाँ, आप ये भी बता देना किस ज़िले से देख रहे हो। रायबरेली ज़िला का कोई हो तो रायबरेली का डाल देना, उन्नाव ज़िला का हो तो उन्नाव ज़िला का डाल देना। वैसे तो मेरा मूल निवास उन्नाव ज़िला ही, मतलब उन्नाव ज़िले के हूँ, मैं रहने वाला हूँ, हिलौली के पास का ही रहने वाला हूँ। और मैं रायबरेली ज़िले में पढ़ता हूँ, यहाँ राजामऊ जो है यहाँ पर पढ़ता हूँ मैं, ठीक है ना। मैं भी इंटर में हूँ, ऐसा नहीं है आप लोग ये नहीं कि मैं भी इंटर में नहीं, मैं भी इंटर में हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मुझको अभी तक पेपर देना है, ठीक है। तो मैं अब ज़्यादा लेंथी वीडियो ना खींच के मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ और मैं आपका सपोर्ट करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है ना। ये देखो देख लेना, बहुविकल्पी प्रश्न को के उत्तर हैं ये। और मतलब हिंदी में भौतिक विज्ञान केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान को तो मैं दे ही दूँगा, और हिंदी का भी मैं दे रहा हूँ। इसके बाद केमिस्ट्री का मैं दे दूँगा, कल नहीं परसों केमिस्ट्री का होगा, नहीं कल केमिस्ट्री का होगा, फिर उसके बाद परसों फिर होगा उसका बायो का, ठीक है। फिर इंग्लिश का मैं दे दूँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर देना, ठीक है ना। धन्यवाद। बिना देरी के, मैं मतलब लेंथी नहीं खींच रहा हूँ वीडियो, बस इतना ही खींच रहा हूँ, ओके। बाय मेरे प्यारे साथियों, भाइयों, मित्रों।